अब तक हमने देखा कि सिया अपने दादाजी से मिलने के लिए वहां आती है, उनके साथ बहुत सारी बातें करती है और साथ ही साथ अपने अनाथ आश्रम की यादों के पिटार को खोलकर उन यादों को याद करने लगती है। और जब जाने का समय आता है तब मिसेस राव उसे जाने नहीं देती। साथ ही वहां पर काम कर रहे कुछ सर्वेंट सिया को उसके कमरे में बंद करने का ऑर्डर देती हैं। कोई कुछ समझ पाता या कर पाता, वह सर्वेंट जल्दी से सिया को पकड़कर ऊपर की ओर ले जाने लगते हैं। यह देखकर सिया अपना आपा खो देती है और अपनी एक जोरदार किक अपने हाथ पकड़े सर्वेंट के पेट पर दे मारती है। वह इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उसकी एक लात से वह सर्वेंट थोड़ा दूर जाकर गिरा। इसी के साथ सिया ने दूसरे सर्वेंट का हाथ पकड़कर उसे इस तरह मरोड़ा कि उसकी हड्डी टूटने की आवाज सबके कानों में गई। वही तीसरा सर्वेंट जो थोड़ा दूरी पर खड़ा था, वह जल्दी से कुछ कर नहीं पाया। सिया वहां पर रखा फ्लावर पॉट उठाती है और सीधा उसके सर पर दे मारती है। इसी के साथ वह तीनों जमीन पर पड़े हुए थे और सिया उनके बीच फ्लावर पॉट का टूटा हुआ टुकड़ा पकड़कर खड़ी थी। इस वक्त वह इतनी ज्यादा डेंजरस लग रही थी कि कोई उसे आंख उठाकर देख भी नहीं पा रहा था। वहीं दादाजी, मिस्टर राव और तीनों भाइयों के साथ साथ रागिनी भी यह सब देखकर चौंक गई थी। उन्हें कुछ रिजेक्ट करने का समय ही नहीं मिला। लेकिन जैसे ही राव परिवार का बड़ा बेटा राम होश में आता है और अपनी माँ की ओर देखकर लगभग चिल्लाते हुए कहता है, माँ, यह सब क्या है और यह आप क्या कर रही हैं? आपको समझ भी आ रहा है या नहीं? साथ ही दादाजी भी चिल्लाते हैं, बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पोती को इस तरह से बंद करने के बारे में सोचने की? तुमने यह करके अपनी सारी हदें पार कर दी। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें क्या सजा दूं? मिस्टर राव भी अब तक अपने होश में आ गए थे और वह भी उन पर चिल्लाने लगे, उन्हें डांटने लगे। वही मिसेज राव सबकी ओर देखती हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था। इसीलिए वह कहती हैं, आप सब इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं? यह सब मैंने आप सब के लिए ही किया है और आप सब मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। फिर मिस्टर ओल्ड्राव को देखकर वह कहती हैं, पापा, आप ही चाहते थे ना कि यह लड़की यहाँ रहे, पर यह नहीं मान रही थी, इसीलिए मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा। यह 2-4 दिन तक जिद करती, लेकिन बाद में वह हमारे साथ रहने के लिए तैयार हो जाती। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? और फिर राम की तरफ देखकर, तुम्हें नहीं पता, अगर यह लड़की यहाँ नहीं रहेगी तो क्या हो सकता है? तुम कैसे अपनी बहन के बारे में भूल सकते हो? तुम्हें याद है पापा ने क्या कहा था? अगर यह लड़की यहाँ नहीं रही तो वह रागिनी को भी यहाँ से निकाल लेंगे। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो जो इतनी बड़ी बात भूल गए? और फिर सिया की ओर देखकर वह कहती हैं, इस लड़की के पर निकल आए हैं। मिस्टर बजाज के साथ रहकर कुछ समय कमरे में बंद रहेगी तो अपने आप इसकी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी, पर मैंने इसे बहुत कम समझ लिया था। फिर सिया को देखकर लगभग चिल्लाते हुए कहती हैं, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तक मेरा बेटा, जो कभी मुझसे किसी भी चीज के लिए एक सवाल नहीं पूछता था, आज तुम्हारी वजह से वह मुझ पर चिल्ला रहा है। यहाँ तक कि पापा भी मुझ पर चिल्ला रहे हैं। यदि इतनी इंसल्ट हो रही है, इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। काश तुम पैदा होते ही मर जाती, यही अच्छा होता। वह तो भगवान का शुक्र है कि भगवान ने मुझे रागिनी दी। अगर तुम जैसी बेटी मेरी होती तो मैं सच में खुद अपने हाथों से उसे मार देती। तुम्हारी जैसी बेटी होना सबसे बड़ा कलंक है हमारे लिए, जिसे हम चाहकर भी मिटा नहीं सकते। मिसेस राव को समझ नहीं आ रहा था कि वह गुस्से में क्या क्या बोले जा रही हैं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उन्होंने इस तरह की सिचुएशन का सामना किया था। क्योंकि हमेशा से ही उन्हें पूरे परिवार में रिस्पेक्ट और प्यार दिया गया था। उनकी की गई किसी भी हरकत पर किसी ने आज तक सवाल नहीं उठाया था, लेकिन आज सब उन पर गुस्सा कर रहे थे, उन्हें बातें सुना रहे थे और यह चीज उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे आगे वह कुछ बोल पाती। एक नुकीली चीज उनकी ओर पूरी रफ्तार से आई और उनके चेहरे से छूकर निकल गई। उसके कुछ सेकंड बाद ही
उनकी दर्द भरी चीखें सबके कानों में पड़ीं और सबने उस ओर देखा तो मिसेज राव के गालों से खून टपक रहा था और वह पीछे फ्लावर पॉट के टुकड़े से दीवार से जाकर भिड़ गई और उसके और टुकड़े होकर नीचे गिर गए। फिर सभी सामने देखते हैं तो सबका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। इस वक्त सिया की आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थीं। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, उसके अंदर की दबी पिछले जन्म की नफरत, गुस्सा, दर्द सब आज बाहर आ गया था। साथ ही साथ ससुराल के कहे गए हर एक शब्द उसके दिल के अंदर किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। रागिनी शेषराव को देखती है और उनके पास भागकर जाती है। अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उनके चेहरे से आ रहे खून को रोकने की कोशिश करती है और रोते हुए उनसे पूछती हैं, क्या आप ठीक हैं? पर मिसेज राव इतनी शौक में थीं कि वह कुछ बोल ही नहीं पाईं। वह बस बुदबुदाते हुए नीचे बैठी हुई थीं और उनका एक हाथ गाल पर था। यह देखकर रागिनी को बहुत गुस्सा आया और वह लगभग भागते हुए सिया पर हमला करने के लिए उसकी ओर गई और एक जोरदार छांटा मारने के लिए रागिनी ने अपना हाथ उठाया। पर इससे पहले रागिनी का हाथ सिया को छू भी पाता, सिया उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक झटके से नीचे की ओर धकेल देती है। रागिनी आगे कुछ रिएक्ट कर पाती इससे पहले ही सिया एक के बाद एक पूरी ताकत के साथ थप्पड़ की बरसात उस पर कर देती है और आखिर में एक जोरदार लात उसके घुटनों पर मारती है जिससे वह सीधा सिया के पैरों में गिर जाती है। सिया उसके एक हाथ पर अपने हील्स रखती है और उसके हाथ को मसलने लगती है। यह सब देखकर तो सभी और ज्यादा शॉक में पड़ गए। तीनों भाई जल्दी से रागिनी को संभालने के लिए उसकी ओर आए और जल्दी से उसे उठाने लगे, पर सिया ने अपना पैर नहीं हटाया था। तीनों भाई कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, लेकिन जैसे ही सिया के चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशंस को देखते हैं, अपने आप ही उनका मुंह बंद हो जाता है। उन्हें कहना तो बहुत कुछ था, पर उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। दूर बैठे दादाजी और उनका असिस्टेंट यह सब देख रहे थे। वह भी शॉक में थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिया कुछ ऐसा करेंगी। इन ऐसी बातें तो उन्होंने सपने भी नहीं देखी थीं, पर उन्होंने सिया को रोकने की या मिसेज राव या रागिनी को बचाने की जहमत नहीं उठाई। वह बस आराम से देख रहे थे। दादाजी की आंखों में गुस्सा, नफरत और दर्द साफ साफ देख सकते थे।